Good morning, everyone. So, now today we will start with our next chapter, that is chapter number 5, verbs, kinds and uses. सो अभी मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगी ये वर्ब्स समझाते हुए इसका मीनिंग क्या होता है और उसके एग्जांपल्स के साथ। और इसमें करीब 3 टाइप्स के वर्ब्स होते हैं। फर्स्ट इज़ ट्रांजिटिव वर्ब्स एंड सेकंड इंट्रांजिटिव वर्ब्स एंड थर्ड इज़ वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन एंड देन यू विल सी द यूजेस ऑफ वर्ब्स। ओके, तो एक वीडियो समझाते हुए मैं आपको दिखाऊंगी। ओके, पर्सन या थिंग क्या है, ये 3 कैटेगरी की चीजें हमें वर्ब की हेल्प से पता चलता है। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे कि द बेबी स्लीप्स वाइटली। यहाँ पे हमें क्या पता चल रहा है? इसमें हमें ये पता चल रहा है कि जो पर्सन है वो क्या कर रहा है। इस केस में पर्सन क्या कर रहा है? वो सो रहा है। तो यहाँ पे वर्ब क्या है? स्लीप्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल, देयर इज अ ब्यूटिफुल हाउस बिहाइंड द शॉप। क्या है? एक सुंदर सा घर है, कहाँ पे? दुकान के पीछे। तो क्या है? इससे ये पता चल रहा है कि जो पर्सन या चीज, थिंग जो है वो क्या है। तो एक सुंदर सा घर है दुकान के पीछे, तो यहाँ पे वर्ब क्या है? इज। तो ये हमारा थर्ड सिनेरियो का एग्जाम्पल है, यानी कि व्हाट अ पर्सन और थिंग इज। एक सुंदर घर है दुकान के पीछे, तो क्या है वो पता चल रहा है हमें यहाँ पे वर्ब के होने से। अब हम बात करते हैं ट्रांजिटिव वर्ब की। ठीक है, ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है? कोई भी सेंटेंस जो है वो मीनिंगफुल होता है ऑब्जेक्ट के साथ। हालांकि ये जरूरी नहीं है कि हर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट हो, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट हो तो सेंटेंस हमारा ज्यादा मीनिंगफुल हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे हम कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं, जैसे ही किक्ड, उसने किक किया। अब उसने क्या किक किया वो हमें पता नहीं है। तो ये जो सेंटेंस है, हम ऐसा नहीं कह सकते कि इस सेंटेंस का कोई मीनिंग नहीं है। मीनिंग है बट कंप्लीट मीनिंग नहीं आ रहा है, राइट? या फिर अगर हम कहें द टीचर कॉल्ड, टीचर ने बुलाया। किसको बुलाया, कहाँ बुलाया, क्यों बुलाया, कुछ पता नहीं, राइट? तो यहाँ पे ये सेंटेंस का मीनिंग है बट बिल्कुल कंप्लीट मीनिंग नहीं है। अगर ये कहें अदिति स्पोक, अदिति बोली। क्या बोली, क्यों बोली, पता नहीं। तो ये जो तीनों ही एग्जाम्पल्स हैं, ये ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिनमें मीनिंग है बट कंप्लीट मीनिंग नहीं है। लेकिन यही अगर इन सेंटेंसेस में हम ऑब्जेक्ट भी डाल दें तो सेंटेंस का जो मीनिंग है वो कंप्लीट हो जाएगा। जैसे कि ही किक्ड द फुटबॉल। अब अगर हमें सेंटेंस को देखिए, इसका कंप्लीट मीनिंग है उसने फुटबॉल को किक किया। ठीक है, द टीचर कॉल्ड रितुज पेरेंट्स। टीचर ने रितु के पेरेंट्स को बुलाया। इसमें भी कंप्लीट मीनिंग हो गया। अदिति स्पोक द ट्रुथ। अदिति ने सच बोला। तो अब ये भी पूरा कंप्लीट मीनिंग हो गया। तो जैसे ही हमने इन सेंटेंसेस में ऑब्जेक्ट को भी डाल दिया तो इन सेंटेंसेस का जो मीनिंग है वो बिल्कुल कंप्लीट हो गया। सो इन तीनों एग्जाम्पल से हमें ये पता चलता है कि ट्रांजिटिव वर्ब के केस में हमें एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है। तो ये जो तीनों एग्जाम्पल्स हैं, इनमें जो ये हाईलाइटेड वर्ड्स हैं, जैसे कि किक्ड, कॉल्ड, स्पोक, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं ट्रांजिटिव वर्ब के। और ट्रांजिटिव वर्ब को हमेशा एक ऑब्जेक्ट चाहिए होता है, और इन वर्ब्स में जो वर्ब का एक्शन है वो हमेशा ऑब्जेक्ट को डायरेक्टली ट्रांसफर होता है। जैसे कि किक करना, किक किसको किया? किक फुटबॉल को किया। कॉल किया, कॉल किसको किया? रितु के पेरेंट्स को किया। स्पोक, बोला, क्या बोला? ट्रुथ बोला। तो यहाँ पे ये जो वर्ब्स हैं, इन वर्ब्स का जो एक्शन है वो एक्शन किस पे हो रहा है? वो एक्शन ऑब्जेक्ट पे हो रहा है। तो इस तरह के वर्ब्स को हम कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। तो ये वर्ब क्या डिनोट करते हैं? डिनोट्स एन एक्शन दैट पासेस ओवर फ्रॉम द सब्जेक्ट टू द ऑब्जेक्ट। मतलब यहाँ पे ये जो सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे ही, तो उसने किक किसको किया? फुटबॉल को, राइट? तो मतलब ये जो किक करना है ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को कनेक्ट कर रहा है एक तरह से। या फिर कह सकते हैं ये जो एक्शन है, किक कर रहा है वो और किक हो रहा है फुटबॉल, तो ये जो एक्शन है वो
सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट की ओर पास हो रहा है। टीचर कॉल कर रहा है और कॉल किसको कर रहा है? कॉल रितु के पेरेंट्स को कर रहा है। तो एक तरह से वो एक्शन जो है वो ट्रांसफर हो रहा है। अदिति बोल रही है, क्या बोल रही है? ट्रूथ। तो फिर से सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट में वो एक्शन जो है वो ट्रांसफर हो रहा है। तो ये होता है ट्रांजिटिव वर्ब्स। ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट चीज हम नोट कर सकते हैं कि ट्रांजिटिव वर्ब्स में हमेशा ऑब्जेक्ट्स होते हैं आफ्टर देम, मतलब ट्रांजिटिव वर्ब्स के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि हम हर जगह यहाँ पे ट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, लेकिन हम ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट है? तो ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें हमेशा एक क्वेश्चन पूछना पड़ेगा, जैसे कि व्हाट या whom। ठीक है, तो ये जो है एक छोटा सा अलग टॉपिक है। ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए हमेशा हमें ये क्वेश्चन पूछना पड़ेगा, व्हाट या whom। इससे हमें पता चलेगा कि ऑब्जेक्ट, इसका जो आंसर होगा वो हमारा ऑब्जेक्ट होगा। और अगर हमें सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा तब भी हमें क्वेश्चन पूछना पड़ेगा, व्हाट या हु। तो इस क्वेश्चन के आंसर से हमें पता चलेगा कि सब्जेक्ट कौन सा है। तो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि पहला केस में ही किक्ड व्हाट, ही किक्ड व्हाट। अगर आप ये क्वेश्चन पूछो तो आपका आंसर होगा फुटबॉल। इसका मतलब फुटबॉल जो है वो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। सेकेंड वाले केस में द टीचर कॉल्ड whom। अगर आप whom का क्वेश्चन पूछो तो आपका आंसर होगा रितुज पेरेंट्स, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है। थर्ड केस में अगर आप पूछो अदिति स्पोक व्हाट, तो आंसर होगा ट्रूथ, तो ट्रूथ हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। और सब्जेक्ट कैसे पता चलता है? जो एक्शन कर रहा है। जैसे पहले केस में हु किक्ड फुटबॉल, तो आंसर हो जाएगा ही। सेकंड केस में हु कॉल्ड रितुज पेरेंट्स, आंसर होगा टीचर। थर्ड केस में हु स्पोक द ट्रूथ, आंसर होगा अदिति। तो ये सारे सब्जेक्ट हो गए। तो जनरली जब हम सब्जेक्ट को क्वेश्चन के पार्ट में रख के व्हाट या whom पूछते हैं तो जो आंसर मिलता है वो होता है ऑब्जेक्ट। और जब हम वर्ब के लिए ही क्वेश्चन पूछते हैं व्हाट या who, तब हमें मिलता है सब्जेक्ट। तो इस तरह से हमें किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना जरूरी होता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई किए बिना ये बताना काफी मुश्किल होता है कि जो वर्ब है वो ट्रांजिटिव है या इनट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव का तो हमें लगभग समझ में आ गया है, लेकिन अब हम कुछ एग्जाम्पल्स और देखेंगे। जैसे एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब भी हम पैसिव वॉइस की सेंटेंसेस की बात करते हैं तो हमेशा ध्यान रखना है कि पैसिव वॉइस में सारे वर्ब्स ट्रांजिटिव होते हैं। जैसे कि माई वॉच हैज बीन स्टोलन, ये पैसिव वॉइस में है। इसको हम एक्टिव वॉइस में लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे कि समवन स्टोल माई वॉच। लेकिन पैसिव वॉइस में हम बाय समवन को इग्नोर मार देते हैं, हम खाली लिखते हैं माई वॉच हैज बीन स्टोलन। और यहाँ पे जो स्टोलन है ये क्या है? ये ट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक है, या फिर अगर हम कहते हैं द फ्लावर वाज इज ब्रोकन, ये भी पैसिव वॉइस में सेंटेंस है, लेकिन ये जो वर्ब्स है ये वर्ब्स ट्रांजिटिव वर्ब्स है। मतलब ये मैं अलग से इसलिए बता रही हूँ क्योंकि यहाँ पे सेंटेंस को देख के शायद आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ तो ऑब्जेक्ट है ही नहीं, इसका मतलब ये ट्रांजिटिव नहीं है। लेकिन जो भी पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस होते हैं उसमें बेसिकली उसको अगर आप एक्टिव वॉइस में चेंज करोगे तो आपको पता लगेगा कि उसमें ऑब्जेक्ट होता है, राइट। लेकिन पैसिव वॉइस में हम उसको इस तरह से लिखते हैं कि जो डूअर होता है उसको हम मेंशन नहीं करते हैं। तो ये बात आपको नोट कर लेना है कि पैसिव वॉइस में सारे वर्ब्स ट्रांजिटिव होते हैं। तो ट्रांजिटिव वर्ब्स कहाँ कहाँ होते हैं? एक तो तब जब उस वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होता है और वो जो एक्शन है वो सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट को भी ट्रांसफर होता है। दूसरा तब जब सेंटेंस हमारा पैसिव फॉर्म में हो। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, द टीचर गेव मी एन अवार्ड। यहाँ पे गेव जो है ये क्या है? ये ट्रांजिटिव वर्ब है। क्यों? क्योंकि इसके बाद ऑब्जेक्ट है। इस सेंटेंस में हु गेव मी एन अवार्ड? द टीचर। अवार्ड देने वाला कौन है? एक्शन को करने वाला कौन है? टीचर। तो टीचर यहाँ पे सब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? टीचर ने क्या दिया? टीचर ने अवार्ड दिया। आपको अगर याद होगा हमने एक वीडियो बनाया था डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर। अगर आपने वो वीडियो अच्छे से देखा है तो आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे अवार्ड जो है
डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और मी जो है ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। टीचर ने क्या दिया? अवार्ड। और टीचर ने अवार्ड किसको दिया या किसके लिए दिया? मुझे। तो मी जो है ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो ये बेसिकली अगर हम इस वर्ब को देखें, इस वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट्स हैं, इसका मतलब है ये ट्रांजिटिव वर्ब है। द बुक इज लाइंग अंडर द टेबल। अगर इस क्वेश्चन इस सेंटेंस को देखें तो यहाँ पे किसके बारे में बात हो रही है? बुक के बारे में। तो बुक यहाँ पे सब्जेक्ट है एंड बुक इज लाइंग अंडर व्हाट? अंडर द टेबल। तो टेबल यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। तो इस हिसाब से जो लाइंग है वो यहाँ पे ट्रांजिटिव वर्ब है। एक तरह से देखा जाए तो यहाँ पे लाइंग जो है वो जो बुक कहाँ लाई कर रहा है? टेबल के नीचे। तो एक तरह से बुक और टेबल के बीच में जो लाइन है वो इन दोनों को कनेक्ट कर रहा है। तो ये जो एक्शन है ये सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर हो रहा है, तो इसीलिए ये ट्रांजिटिव वर्ब है। तो ये जो चारों एग्जांपल्स थे ये थोड़े से मतलब कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस थे जिनमें ट्रांजिटिव वर्ब्स थे। तो इसीलिए ट्रांजिटिव वर्ब का जो बेसिक मतलब है कि इसमें ऑब्जेक्ट होना चाहिए या फिर सेंटेंस पैसिव फॉर्म में होना चाहिए और ये वर्ब जो है ये एक्शन को सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट को लिंक करे। इनट्रांजिटिव वर्ब, तो जैसा कि अभी तक हमने ट्रांजिटिव वर्ब को समझा, अब समझते हैं इनट्रांजिटिव वर्ब। तो ये ट्रांजिटिव वर्ब का ऑपोजिट होता है, यानी कि यहाँ पे हम हमेशा एक ऐसे एक्शन को डिनोट करते हैं जो कि सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट को में ट्रांसफर नहीं होता है। ठीक है, जैसे कि पहला एग्जाम्पल, The children laughed loudly। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? चिल्ड्रन। क्यों चिल्ड्रन सब्जेक्ट है? क्योंकि हंस कौन रहा है? एक्शन का डूअर कौन है? काम करने वाला कौन है? चिल्ड्रन है। तो चिल्ड्रन यहाँ पे सब्जेक्ट है। वर्ब है laughed। ठीक है, और इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट तो यहाँ है ही नहीं, राइट? क्योंकि लाउडली जो है वो तो बता रहा है कि वो कैसे हंस रहे हैं, तो इसीलिए लाउडली जो है वो यहाँ ऑब्जेक्ट तो है नहीं, करेक्ट? तो इसीलिए ये जो सेंटेंस है इसमें कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, जिसकी वजह से जो एक्शन है वो सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर नहीं हो रहा है। अगर हम इस सेंटेंस को ऐसे कहें, द चिल्ड्रन लाफ्ड, करेक्ट? तो उस केस में भी ये मेरा पूरा मीनिंग है। अगर हम कह रहे हैं द चिल्ड्रन लाफ्ड लाउडली, तो उसमें बेसिकली ये बता रहा है कि किस तरह से हंसे। तो इस सेंटेंस में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इसीलिए यहाँ पे जो एक्शन है वो सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट में पास ओवर नहीं हो रहा है। तो ये एग्जांपल है इनट्रांजिटिव वर्ब का। इनट्रांजिटिव, ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है? एक से दूसरे में पास होना, उसको ट्रांजिशन कहते हैं। तो जो वर्ब पास होता था उसको कहते थे ट्रांजिटिव वर्ब, जो पास नहीं होता है उसको हम कहते हैं इनट्रांजिटिव वर्ब। इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। दूसरा एग्जांपल, द ट्रेन स्टॉप्ड सडनली। तो यहाँ पे स्टॉप्ड हमारा वर्ब है, ट्रेन हमारा सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट यहाँ फिर से ऑब्जेक्ट नहीं है। सडनली तो बस ये बता रहा है कि ट्रेन रुका कैसे। ठीक है, तो ये हमारा इनट्रांजिटिव वर्ब है। तो वर्ब ट्रांजिटिव है या इनट्रांजिटिव, इसको एनालाइज करने के लिए बहुत जरूरी है कि हम सेंटेंस को एनालाइज करें अच्छे से, कि उस सेंटेंस में वर्ब किस तरीके से यूज हो रहा है। क्योंकि कई बार क्या होता है, कुछ ऐसे, ठीक है, अगर हम क्वेश्चन पूछे आई फील व्हाट, तो क्वेश्चन का आंसर क्या मिलेगा? सीवियर पेन। तो यानी कि ये जो पेन है ये हमारा क्या है? ये ऑब्जेक्ट है। तो इस केस में फील जो है ये ट्रांजिटिव वर्ब है। लेकिन वहीं अगर हम ये एग्जांपल देखें, हाउ डू यू फील, इस क्वेश्चन में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इसीलिए यहाँ पे फील जो है ये इनट्रांजिटिव वर्ब है। तो इस तरह से कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव दोनों तरह से यूज होते हैं। एक और एग्जांपल, अदिति स्पोक द ट्रुथ। यहाँ पे सब्जेक्ट है अदिति और ऑब्जेक्ट है ट्रुथ, और स्पोक जो है ये हमारा ट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि ये बता रहा है कि अदिति ने क्या बोला? अदिति ने सच बोला। वहीं यहाँ पे द साइलेंट बॉय स्पोक सडनली, यहाँ पे साइलेंट बॉय जो है ये हमारा सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट ने क्या बोला पता नहीं, कैसे बोला का आंसर है, बट ऑब्जेक्ट के लिए हमेशा हम क्या क्वेश्चन पूछते हैं? व्हाट या whom। अगर इन क्वेश्चन का आंसर मिलता है तभी वो ऑब्जेक्ट होता है। जैसे यहाँ पे अगर हम पूछे स्पोक व्हाट, तो स्पोक द ट्रुथ। यहाँ पे अगर हम व्हाट पूछे या whom पूछे तो हमको सडनली नहीं मिलेगा आंसर में,
इसीलिए सडनली जो है वो ऑब्जेक्ट नहीं है, तो यहाँ पे स्पोक जो है वो इंट्रांजिटिव वर्ब है। अब देखते हैं कि ट्रांजिटिव वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट के रूप में क्या यूज किया जा सकता है। फर्स्ट, व्हेन इट रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट, वो वर्ब जिसको अपने मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए एक ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है, ट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल, ही ड्रिंक्स वाटर, वह पानी पीता है। इसमें ड्रिंक के मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए वाटर वर्ड का यूज किया गया है, एक ऑब्जेक्ट को यूज किया गया है, इसीलिए ड्रिंक यहाँ पर ट्रांजिटिव वर्ब है। एक और एग्जांपल लेते हैं, ही किल्ड अ टाइगर, उसने एक टाइगर को मारा। इसमें किल्ड वर्ब का मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए टाइगर वर्ड को ऑब्जेक्ट के रूप में यूज किया गया है और किल यहाँ पर ट्रांजिटिव वर्ब है। सेकेंड, व्हेन इट रिक्वायर्स टू ऑब्जेक्ट, कुछ ट्रांजिटिव वर्ब ऐसी होती हैं जिनको अपने मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए दो तरह के ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। फर्स्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, सेकंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट होते हैं जो नॉन लिविंग होते हैं एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट होते हैं जो लिविंग होते हैं। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करने के लिए अगर हम वर्ब के साथ व्हाट क्वेश्चन को पुट अप करते हैं तो जो हमें आंसर मिलता है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करने के लिए अगर हम वर्ब के बाद होम क्वेश्चन पुट अप करते हैं तो जो हमें आंसर मिलता है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। एग्जाम्पल से हम इसको समझ लेते हैं। ही रोट मी अ लेटर, उसने मुझे एक पत्र लिखा। अगर हम कहें उसने मुझे क्या लिखा तो हमें आंसर मिलेगा लेटर। लेटर जो कि नॉन लिविंग है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अगर हम कहें उसने पत्र किसे लिखा तो आंसर मिलेगा मुझे, मीन्स मी यहाँ पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि दो तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, ही आस्क्ड मी अ क्वेश्चन, उसने मुझसे एक प्रश्न पूछा। इसमें वर्ब के मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए मी और क्वेश्चन इन दो ऑब्जेक्ट को यूज किया गया है, इसीलिए आस्क्ड यहाँ पर ट्रांजिटिव वर्ब है। थर्ड, व्हेन इट रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट एंड अ कॉम्प्लीमेंट, कुछ ट्रांजिटिव वर्ब ऐसी होती हैं जिनके मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए एक ऑब्जेक्ट और एक कॉम्प्लीमेंट की आवश्यकता होती है। फॉर एग्जाम्पल, दे मेड सुरेश अ कैप्टन, उन्होंने सुरेश को कैप्टन बनाया। इसमें मेड जो कि ट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि इसके बाद एक ऑब्जेक्ट को और एक कॉम्प्लीमेंट को यूज किया गया है। सुरेश को यहाँ पर ऑब्जेक्ट के रूप में यूज किया गया है और एक कैप्टन यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, आई लेफ्ट माई वर्क इनकम्प्लीट, इसमें लेफ्ट ट्रांजिटिव वर्ब है क्योंकि इसके बाद एक ऑब्जेक्ट और उसके साथ एक कॉम्प्लीमेंट को यूज किया गया है। माई वर्क यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, इनकम्प्लीट यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट है। इनकम्प्लीट वर्ड यहाँ पर वर्क के विषय में मीन्स ऑब्जेक्ट के विषय में बता रहा है, इसीलिए ये ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। फोर्थ, व्हेन एन इंफिनिटिव इज यूज्ड एज एन ऑब्जेक्ट, जब किसी वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट के रूप में किसी इंफिनिटिव फॉर्म को यूज किया जाता है तो वो वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल, ही डिजायर्स टू इनवाइट मी, यहाँ पर टू इनवाइट इंफिनिटिव है और डिजायर यहाँ पर ट्रांजिटिव वर्ब है क्योंकि उसके बाद इंफिनिटिव फॉर्म को यूज किया गया है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, यू नीड टू गो देयर, तुम्हें वहां जाने की आवश्यकता है। इसमें नीड ट्रांजिटिव वर्ब है क्योंकि उसके बाद एक इंफिनिटिव फॉर्म को यूज किया गया है। इंफिनिटिव फॉर्म्स मीन्स टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। टू के साथ जब वर्ब की बेस फॉर्म को हम यूज करते हैं तो उसे हम इंफिनिटिव कहते हैं। यहाँ पर नीड के बाद एक इंफिनिटिव फॉर्म को यूज किया गया है, इसलिए नीड ट्रांजिटिव वर्ब है। फिफ्थ, व्हेन अ जेरंड इज यूज्ड एज एन ऑब्जेक्ट, जब किसी वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट के रूप में जेरंड को यूज किया जाता है तो वो वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल, आई लाइक रीडिंग बुक्स, मुझे पुस्तकें पढ़ना पसंद है। इसमें रीडिंग वर्ब की जेरंड फॉर्म है और यहाँ पर ऑब्जेक्ट के रूप में यूज की गई है, इसलिए लाइक यहाँ पर ट्रांजिटिव वर्ब है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, ही स्टॉप्ड प्लेइंग, उसने खेलना बंद कर दिया। इसमें प्लेइंग जो कि वर्ब की जेरंड फॉर्म है यहाँ पर ऑब्जेक्ट के रूप में यूज की गई है, इसीलिए स्टॉप्ड यहाँ पर ट्रांजिटिव वर्ब है। सिक्स, अ फ्रेज कैन बी यूज्ड एज एन ऑब्जेक्ट, जब किसी फ्रेज को ऑब्जेक्ट के रूप में यूज किया जाता है तो वो वर्ब भी ट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है। फ्रेज जिसको हम हिंदी में वाक्यांश कहते हैं, ये सेंटेंस का एक पार्ट होता है जिसका मीनिंग इनकम्प्लीट होता है, इसमें कोई फाइनाइट वर्ब नहीं होती है।
एग्जाम्पल से हम इसको समझ लेते हैं। आई डू नॉट नो हाउ टू स्विम, मैं तैरना नहीं जानता हूँ। इसमें हाउ टू स्विम जो कि एक फ्रेज है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट के रूप में यूज की गई है, इसीलिए नो यहाँ पर ट्रांजिटिव वर्ब है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, आई डू नॉट नो वेयर टू गो। इसमें वेयर टू गो जो कि एक फ्रेज है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट के रूप में यूज की गई है, इसीलिए नो यहाँ पर ट्रांजिटिव वर्ब है। 7, A clause can be used as an object। जब ऑब्जेक्ट के रूप में किसी क्लॉज को यूज किया जाता है तो वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है। जब कोई सेंटेंस छोटे छोटे सेंटेंसेस से मिलकर बनता है तो वो छोटे छोटे सेंटेंसेस को हम क्लॉजेस कहते हैं। एग्जाम्पल से हम इसको समझ लेते हैं। आई डू नॉट नो वेयर ही लिव्स, मैं नहीं जानता कि वह कहाँ रहता है। इसमें दो क्लॉज हैं, आई डू नॉट नो, सेकंड ही लिव्स। यहाँ पर वेयर कंजंक्शन से इन दो क्लॉजेस को जोड़ा गया है। यहाँ पर हम देखते हैं कि वर्ब के मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए ऑब्जेक्ट के रूप में एक क्लॉज को यूज किया गया है, इसीलिए नो यहाँ पर ट्रांजिटिव वर्ब है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, आई नो दैट ही विल हेल्प मी। इसमें भी दो क्लॉजेस हैं, फर्स्ट आई नो एंड सेकंड ही विल हेल्प मी। यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर वर्ब के मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए ऑब्जेक्ट के रूप में एक क्लॉज को यूज किया गया है, इसीलिए नो यहाँ पर ट्रांजिटिव वर्ब है। Okay, so your next type of verbs is verbs of incomplete predication. Now यहाँ पे सबसे पहले आपको एग्जाम्पल दिया है कि read the following sentence, the baby seems happy. Okay, अब यहाँ पे क्या लिखा है कि the intransitive verb जो है वो seems है which requires a word, जिसको क्या चाहिए, एक word चाहिए, for example happy है, to make the sense complete, तो such a verb is called a verb of incomplete predication। यानी कि जो बेबी है सीम्स क्या होता है, उसके हाव भाव, यानी कि उसको क्या लगता है कि सीम्स लग रहा है ऐसे कि बेबी खुश है। तो इस जो सीम्स है वो इंट्रांसिटिव वर्ब हुआ, जिसको क्या रिक्वायर है, एक उसको एक ऑब्जेक्ट का रिक्वायर है, तो डेट इज़ हैप्पी। जब हमने हैप्पी को ऐड कर दिया तो ये जो वर्ब्स है वो क्या बन जाते हैं, कंप्लीट सेंस में बन जाता है। ओके, so the word happy which is required to make the sense complete is called the complement of the verb or the completion of the predicate। यानी कि जब हमने लास्ट में ऑब्जेक्ट जो है हैप्पी लगा दिया तो वो क्या हो गया, पूरा एक कंप्लीट सेंस बन गया। ओके, और इसको क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब और द कॉम्प्लीशन ऑफ द प्रेडिकेट। नेक्स्ट जो है आपके पेज नंबर 30 में ही है कि रीड द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स। पहला है द फर्स्ट द बेबी इज़, सेकेंड है बेबी क्या, बेबी क्या, ये क्या है, एक इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन है। अभी अगर हमने इसको ज्वाइन कर दिया, जैसे यहाँ पे आपको दिया हुआ है, जैसे आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि द बेबी इज़ एस्लीप, पहले आपको नहीं दिया हुआ था पर अभी आपको यहाँ पे क्या दिया है कि बेबी सो रहा है। ठीक है, तो ये कंप्लीट सेंस हो गया। हमने ऐड क्या कर दिया, लास्ट में ऑब्जेक्ट ऐड कर दिया, जो क्या बन गया, एक सेंस ऑफ सेंटेंस बन गया। ओके, एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन गया। वैसे ही सेकंड देखिए, द मदर सीम्स, यानी मदर को क्या लग रहा है कि मदर। अब यहाँ पे नेक्स्ट सेकंड सेंटेंस में आप क्या ऐड कर दिया, हमने एक ऑब्जेक्ट, एक कॉम्प्लीमेंट ऐड कर दिया, जिस वजह से ये जो एक सेंटेंस है एक कंप्लीट मीनिंगफुल सेंटेंस बनता है। द मदर सीम्स टायर्ड, पहले यहाँ पे कुछ लिखा नहीं हुआ था पर अभी जब हमने उसको लास्ट में क्या ऐड कर दिया, ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट ऐड कर दिया, तो वो जो सेंटेंस है कंप्लीट मीनिंगफुल सेंस बन रहा है। नेक्स्ट थर्ड में लिखा है कि रितिका लुक्ड, क्या लुक्ड, कुछ नहीं, तो अगर जब हमने उसको कॉम्प्लीमेंट ऐड किया, लास्ट में ऑब्जेक्ट ऐड किया, जैसे हैप्पी ऐड किया, तो एक मीनिंगफुल सेंस बन रहा है। तो रितिका लुक्ड हैप्पी, यानी खुश लग रही थी वो। लास्ट फोर्थ में है द बैगर बिकम्स, पर बैगर क्या, बैगर यानी जो गरीब है वो क्या, तो बिकम्स। यहाँ पे जब लास्ट में हमने क्या कर दिया, कॉम्प्लीमेंट ऐड कर दिया, रिच ऐड कर दिया, तो ये जो सेंटेंस वो एक कंप्लीट सेंस में बन रहा है। ओके, सो द वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशंस आर द वर्ब्स फ्रॉम बी, जैसे इज, एंड, आर, वॉज, वर, विल बी और शेल बी, और the verbs expressing the idea of becoming or seeming or and appearing। यानी कि जो verbs और incomplete predications है, इसमें हम verb का फॉर्म फ्रॉम बी का यूज़ किया जा सकता है, is, am, are,
विल बी और शैल बी, जिस वजह से क्या होता है, जो वर्ब से वो एक्सप्रेस करता है एक आइडिया कि किस तरीके से हुआ, कैसा लग रहा है या कैसे अपीयर हो रहा है। ओके, सो दिस इज़ द लास्ट टाइप ऑफ वर्ब, दैट इज़ वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन। समझ में आया? कोई एक सेंटेंस जो इनकम्प्लीट होता है, यानी कि जो सेंस जो काफ़ी जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया होता है, जब हम उसमें लास्ट में ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट ऐड करते हैं तो वो एक क्या बन जाता है, एक कंप्लीट सेंस में बन जाता है, एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनता है। दैट इज़ द वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन। अंडरस्टूड? सो दिस इज़ द, इस तरीके से आपका जो चैप्टर नंबर 5 है, वर्ब्स, काइंड्स एंड यूसेस, वो कंप्लीट होता है, एक्सप्लेनेशन फिनिश्ड होता है। और बाकी इसका जो एक्सरसाइज है वो मैं आपको सेंड कर दूँगी, बट ट्राई टू सॉल्व ऑन योर ओन। ओके, सो टिल देन बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।